Welcome to Ticker TV. As we already informed you about our सीखो and सिखाओ series is basically दो लोगों के लिए है. If you are new to financial markets, आप सीख सकते हैं and if you are expert in financial market, आप आपकी नॉलेज शेयर कर सकते हैं. So today हमें सिखाने के लिए हमारे अतिथि हैं मिस्टर डीके सिन्हा. Mr. Devesh K. Sinha, who lovingly known as DK, is an engineering graduate of 1982 and has worked for 23 years with Government of India Enterprise. After retirement, he thought to share his financial market knowledge through his YouTube channel, which we can find in his description. Best part I like him about a passion of teaching and kind of energy at this age. I must say, in terms of energy, DK sir is quite younger than me. Today, he will be sharing how to build your portfolio. आपको कैसे asset allocate करना है, आपकी risk management की strategy क्या होनी चाहिए, at the same time what's your exit strategy, कौन कौन से important sectors में आपको invest करना चाहिए, ये सब हम आज के सीखो एंड सिखाओ में सीखेंगे. So welcome to Mr. DK, all yours. हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं. मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल के ऊपर में. एंड दोस्तों, आपका स्वागत है. आप सभी जानते हैं ये ट्यूटोरियल सीरीज है जिसकी सेपरेट प्लेलिस्ट अवेलेबल है ताकि कोई भी व्यक्ति इसमें टेक्निकल एनालिसिस और ऑल रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट से जानकारी प्राप्त कर सके, घर बैठ के सीख सके. तो दोस्तों, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं और जिसकी काफी डिमांड भी चैनल ने, दर्शक लोगों ने की थी. तो दर्शकों के इस डिमांड पर दिमाग में रखते हुए इस वीडियो का निर्माण किया गया है दोस्तों, जो आपके सामने प्रस्तुत है. तो आज का टॉपिक है दोस्तों, वो है बिल्डिंग प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो. और ये इसका दोस्तों पार्ट 1 है, क्योंकि ये सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अल्टीमेटली आपका पोर्टफोलियो डिजाइन करने में प्रॉपरली कौन से स्टेप्स फॉलो किए गए हैं, क्या क्या एस्पेक्ट को कंसीडर किया गया है और किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाकर रिस्क मैनेजमेंट के एलिमेंट को शामिल किया गया है. तो इन सब चीजों की जानकारी हम पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाएंगे और जीरो टू हीरो में एवरी सैटरडे के दिन इवनिंग 8 PM में उसका प्रीमियर होगा दोस्तों. तो आज इस श्रृंखला के तहत दोस्तों बिल्डिंग प्रॉफिटेबल स्टडी पोर्टफोलियो में हम ये फाउंडेशन लेके आए हैं, जहां ये आपके कंसेप्ट को बिल्ड करेगा कि पॉसिबली आपको किन किन बातों का ब्रॉडली दिमाग में ख्याल रखना चाहिए ताकि एक अच्छा पोर्टफोलियो आप कंस्ट्रक्ट कर सकें, डिजाइन कर सकें और सफलता की दिशा में आप कदम बढ़ा सकें. तो चलिए दोस्तों, इसको समझते हैं. उसके पहले आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को एनेबल जरूर करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी समय पे मिल सके और आप कोई भी वीडियो इस चैनल के ऊपर में मिस ना करें. एंड दोस्तों, मेंबरशिप के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कितने प्रकार की मेंबरशिप है, तो इन सब के लिए दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, जिस पे क्लिक कर आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. तो चलिए दोस्तों, हम आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में चर्चा की शुरुआत करते हैं. तो दोस्तों, अब हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव. बेसिकली दोस्तों, जब हम पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. किसी भी इन्वेस्टर के प्रति, आप हो, मैं हूं, तो वो ऑब्जेक्टिव क्या है ये हमेशा दिमाग में रहने चाहिए. बेसिकली आप देखिए, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है, जैसे आप हैं, हम हैं, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर है, तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम अपने एसेट एलोकेशन किस तरह से करें दोस्तों. इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स है दोस्तों, और सेक्टर रोटेशन के ऊपर में हमने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा. आस्क डीके के तहत लाइव स्ट्रीमिंग में हमने सेक्टर रोटेशन, मार्केट साइकिल्स, बिजनेस साइकिल के ऊपर में डिटेल में चर्चा की थी. अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो आस्क डीके करके प्लेलिस्ट है चैनल के ऊपर में, उसमें जाके
आप उसे देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो असेट का एलोकेशन है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ताकि हमारे इन्वेस्टमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उसे हम अचीव करने की दिशा में सफलतापूर्वक बढ़ सकें। और दोस्तों, हर आदमी का रिस्क का टॉलरेंस अलग होता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति एक कम लॉस में डिस्टर्ब हो जाता है, कोई व्यक्ति का रिस्क टॉलरेंस काफी बड़ा होता है। तो आपको अपने रिस्क टॉलरेंस को समझना होगा, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा जीरो टू हीरो श्रृंखला के तहत आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है, उस ट्रेडिंग कैपिटल के अगेंस्ट में कितना हम पर स्टॉक में या पर ट्रेड में रिस्क लेते हैं, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। फिर चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रिस्क वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब दोस्तों, सजेस्टेड जो रेंज है रिस्क लेने की, वो पर ट्रेड जो है वो 1% से 2% है इंडिविजुअल व्यक्ति के ट्रेडिंग कैपिटल की। इसे हमने कवर किया था जीरो टू हीरो श्रृंखला के एपिसोड नंबर 31 में, और अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है कि वो तय करेगा कि आप ट्रेडिंग के बिजनेस में या इन्वेस्टिंग के बिजनेस में सफल होते हैं या सफलता आपसे दूर रहती है दोस्तों। तो ये एस्पेक्ट के अलावा, इसके अलावा इंपॉर्टेंट है, अगर सरल भाषा में हम इसे समझाने की कोशिश करें तो हमारा पोर्टफोलियो ऐसा बनना चाहिए जिसमें एबिलिटी हो कि वो हमारे फ्यूचर के कैपिटल के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, और साथ में हमें शांति से नींद भी आनी चाहिए। मींस हमारा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और वो तभी संभव है जब हम प्रॉपर तरीके से पोजीशन साइजिंग करें, रिस्क मैनेजमेंट करें, ताकि दोस्तों हमारा रिस्क जो है वो कंटेन्ड रहे। अगर किसी दिन कोई ऐसा भूचाल भी आ गया दुनिया में और सारे के सारे स्टॉप लॉस हमारे ट्रिगर हो गए, तो भी दोस्तों वो हमें पिंचिंग नहीं लगना चाहिए। उसमें कितना भी ड्रॉ डाउन हो जाए, उसमें रिकवर करने की क्षमता होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये सिंपली टू पुट फोर्थ, ये हम बोल सकते हैं कि ऐसा पोर्टफोलियो हमें डिजाइन करना है जिसमें हमारे फ्यूचर के जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव हो सके, हमारे कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो फ्यूचर का है वो फुलफिल करने की क्षमता रखता हो हमारा पोर्टफोलियो, एंड एट द सेम टाइम हमें पीस ऑफ माइंड रहना चाहिए। और वो दोस्तों, हर व्यक्ति का रिस्क टॉलरेंस क्या है उस पर निर्भर करेगा कि आप 1% से 2%, अगर आपका रिस्क टॉलरेंस बहुत कम है तो आप ट्रेडिंग कैपिटल का सिर्फ 0.5% रिस्क लेके कीजिए, लेकिन प्रोसीजर एंड प्रोसेस को डेविएट नहीं करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों, आगे और समझते हैं। तो दोस्तों, आपने जब इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया कि ताकि आप असेट एलोकेशन प्रॉपर तरीके से कर सकें, तो नेक्स्ट स्टेप जो आती है वो बहुत सिग्निफिकेंट है कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इन्वेस्ट करने की, और रिस्क मैनेजमेंट का एलिमेंट क्या होगा। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ताकि बिजनेस आपके कंट्रोल में रहे। आपका इन्वेस्टिंग बिजनेस या ट्रेडिंग बिजनेस जो है वो कंट्रोल में होना चाहिए, आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब इसमें हम निकलेंगे तो लॉस होने की कितनी मैक्सिमम संभावना है और कितना उसमें रिवार्ड मिल सकता है, पोटेंशियल क्या है प्रॉफिट का। ये दो मुख्य बातें इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के डिसीजन के पहले क्लैरिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा हम आगे आने वाले पार्ट्स में करेंगे, बट आपको बताना ये इंपॉर्टेंट है कि एक इन्वेस्टर जो होता है उसे ऐसे पोर्टफोलियो को डिजाइन करना है जो उसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स या उसके गोल्स जो हैं उससे अलाइन रहे, और दोस्तों साथ में जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है उससे अलाइन रहे। और ये अलाइनमेंट दोस्तों ऐसा रहे ताकि प्रॉपर पोजीशन साइजिंग रहे, कौन से स्टॉक में
कितनी क्वांटिटी लेना है, ये वेल डिफाइंड होनी चाहिए ताकि आप रिस्क को मैनेज कर सकें, क्योंकि रिस्क को अवॉइड आप फाइनेंशियल मार्केट में नहीं कर सकते हैं। दुनिया में ये किसी के पास में एबिलिटी नहीं है। तो इस बात के बारे में आप दिमाग से निकाल दीजिए कि रिस्क को हम अवॉइड कर पाएंगे, हम रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। और इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस में, फाइनेंशियल मार्केट में, चाहे आप स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, कमोडिटी मार्केट में कर रहे हैं, या फिर करेंसी पेयर्स में कर रहे हैं, या बॉन्ड्स में कर रहे हैं, तो आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, तो आपका एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉफिट जो है वो आपके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का बाई प्रोडक्ट है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रहेगा तो प्रॉफिट तो आएगा दोस्तों, और कंसिस्टेंट आएगा दोस्तों। लेकिन आप अगर रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो बाई प्रोडक्ट जो निकलेगा, जो प्रॉफिट है, वो आपके कंट्रोल के बाहर रहेगा। कभी तो प्रॉफिट हो जाएगा, कभी लॉस हो जाएगा, तो आपको पता नहीं होगा कि आपके ट्रेडिंग कैपिटल का वर्चुअली हो क्या रहा है। और ये बहुत सिग्निफिकेंट है समझना कि हमारी स्ट्रैटेजी इतनी क्लियर होनी चाहिए। आपको याद होगा एक हमने वीडियो बनाया था कि आप जो भी ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं, इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेते हैं, उसका आप ट्रेड जर्नल मेंटेन कीजिए कि आपने क्या सोच के इसमें एंट्री की। रादर उसके पहले एनालिसिस की है तो कुछ सोचा होगा, एनालिसिस करने के बाद तो क्या सोच के एंट्री की तो करंट मार्केट प्राइस क्या थी, और एंट्री प्राइस आपने जो सेलेक्ट किया, आपने एंट्री किस लिए की, आपने उसमें ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे आप जा रहे हैं, आप उसमें अगर वैल्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या सोच के चार्ट में आपने क्या देखा। अगर आप दोस्तों बाउंस बैक स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपने क्या देखा। अगर आप दोस्तों ट्रेंड के रिवर्सल के बाद में एंट्री कर रहे हैं क्योंकि मार्केट एक्यूमुलेशन फेज से जस्ट बाहर आ रहा है, या एक्यूमुलेशन फेज आपने वेल डिफाइंड एक्यूमुलेशन फेज को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो दोस्तों इसे रिकॉर्ड करें। आपकी एग्जिट की स्ट्रैटेजी क्या है, तो दोस्तों आर की वैल्यू आपकी क्या है, और आप जब एग्जिट कर रहे हैं तो क्यों एग्जिट कर रहे हैं। क्या स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है इसीलिए एग्जिट कर रहे हैं, या आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के आधार पे जो आपने टारगेट निकाला था वो अचीव हुआ है तो आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, या फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है तब आप निकल रहे हैं। दोस्तों निकलने के केवल 3 ही कारण हैं। एंट्री की, एक बार एंट्री ट्रेड में हो गई, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो चाहे वो ट्रेडिंग के लिए हो, तो 3 ही कारण से निकला जाता है। या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, या टारगेट ट्रिगर होगा, और या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। चौथा कारण अगर आपके ट्रेड जर्नल में दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं टेम्परामेंट के उस इन्वेस्टर में या ट्रेडर के प्रॉब्लम है, जो करेक्शन की आवश्यकता है। वो डिसिप्लिन नहीं है, वो परप्लेक्स्ड हो जाता है मार्केट के मूवमेंट में। और उसका बेहतरीन तरीका यह है कि जब आप एक बार सारी कुछ एनालिसिस, पहली बात सारी एनालिसिस मार्केट के क्लोजिंग के बाद में करें। लाइव मार्केट में प्राइस चार्ट को देखने से आपके इमोशंस, आपके जो दुश्मन है वो ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं और आप कहीं ना कहीं अपने स्ट्रैटेजी से डेविएट हो जाते हैं। ये अधिकतर लोगों में देखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि एनालिसिस मार्केट की समाप्ति के बाद की जाती है, जब मार्केट में प्राइस क्लोज हो जाती है, मार्केट फाइनल वर्डिक्ट देता है उस दिन का। और दोस्तों जब आप एक बार आपने ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी बना ली तो आप दोस्तों केवल रिस्क को मैनेज करते हैं, आप ट्रेड को मैनेज करते हैं, ना कि उसमें हमें उछल कूद मचानी चाहिए। एवरी डे वी आर चेंजिंग अवर स्ट्रैटेजी। ऐसा अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम अपने ट्रेडिंग बिजनेस पे कंट्रोल नहीं रख रहे हैं, क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है दोस्तों। एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो दोस्तों स्टॉक को पिक करना।
हम कौन से स्टॉक को पिक कर रहे हैं, ये हमारे दिमाग में सारा कुछ क्लैरिटी से रहना चाहिए। ये स्टॉक को हम पिक कर रहे हैं तो क्यों पिक कर रहे हैं। अब दोस्तों, पिक करते समय कुछ बातों का हमें ख्याल रखना है, वो बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहला तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेक्टर एलोकेशन हम जो कर रहे हैं तो किसी एक सेक्टर में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाए आपके पोर्टफोलियो का। इसीलिए दोस्तों, सेक्टर एलोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इकोनॉमी के कई सेक्टर हैं दोस्तों। आप जानते हैं इंडिया का जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 50, उसमें मेजर इकोनॉमी के सेक्टर को कवर किया गया है। तभी तो वो दोस्तों पूरे ब्रॉडर मार्केट को एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह हमें इंडिकेशन देता है। तो निफ्टी 50 में आप देखेंगे कि इकोनॉमी के अधिकतर सेक्टर कवर किए गए हैं। आज हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों, जो आपके इंसाइट को डेवलप करेगा कि किस तरह से सेक्टर रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, जब इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जब एक्सपर्ट लोग बैठते हैं इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे वो निफ्टी 50 हो, नैस्डैक हो, या फिर दोस्तों S&P 500 हो, तो दोस्तों बहुत सारी चीजों का हमें मालूम है कि बेस आधार बेंचमार्क इंडेक्स में निफ्टी 50 में क्या है, वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों, और वो डेली चेंज होता रहता है दोस्तों। तो उसी तरह से एनएससी क्या करता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे किस स्टॉक का इंडेक्स में कितना वेटेज है, उसके डेटा को वो समय समय पे रिव्यू करते हैं और पब्लिश भी करते हैं, जो आज हम डिस्कस करेंगे आपके जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। अब दोस्तों, सेक्टर एलोकेशन, तो अगर हम बैंकिंग सेक्टर में ऐसा ना हो जाए, या फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में, या आईटी सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में हम ओवरलोडेड कर दें अपने पोर्टफोलियो को, और हमको पता लगा कि हमारे 10-12 स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो है उसमें मेजॉरिटी स्टॉक्स जो हैं, क्योंकि वो ऑटो क्षेत्र के हैं या फार्मा क्षेत्र के हैं, क्योंकि फार्मा क्षेत्र आउट परफॉर्म कर रहा है दूसरे क्षेत्र को। तो दोस्तों, ये हमारे पोर्टफोलियो में इक्विलिब्रियम रहना, बैलेंस रहना अत्यंत आवश्यक है। सेक्टर एलोकेशन को दिमाग में हमेशा रखना है, और उसके लिए थंब रूल क्या है दोस्तों, सेक्टर एलोकेशन के लिए थंब रूल है कि हम जो सेक्टर का वेटेज बेंचमार्क इंडेक्स में अधिक है उसमें हमारे पोर्टफोलियो में भी हम कंसीडर कर सकते हैं। अब दोस्तों, वैल्यू बाइंग, फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अगर हमने ये पर्टिकुलर स्टॉक किसी सेक्टर का चुना है और जब हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो क्या हमारी जो एंट्री है वो वैल्यू बाइंग है, या हम स्टॉक को चेज तो कहीं नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक रैली कर रहा है और हम वो फोमो इफेक्ट में आ गए कि फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, कि हमें अपॉर्चुनिटी मिस कर जाऊंगा मैं, तो मैं ओवर एक्सटेंडेड प्राइस पे उसे बाय कर लेता हूं क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी ही इन प्लेस नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या वैल्यू बाइंग कर रहे हैं। प्राइस अगर मार्कअप फेज में भी है तो एंट्री करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मार्कअप फेज में भी क्या हम उसको वैल्यू एरिया में बाय कर रहे हैं, वैल्यू जोन हमने आइडेंटिफाई किया है, और अगर हम वैल्यू जोन आइडेंटिफाई करके उसमें एंट्री कर रहे हैं तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, हम रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा रिवार्ड बड़ा हो सके, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल हो। हमारा तात्पर्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल हो, और जितना फेवरेबल वो होगा आपका पोर्टफोलियो उतना बेहतर परफॉर्म करेगा। अब दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्या हमारी स्ट्रैटेजी जो है बाहर निकलने की, हमने एंट्री तो कर लिया उस स्टॉक में, तो क्या हमारे एग्जिट करने की स्ट्रैटेजी वेल डिफाइंड है कि नहीं, सही तरीके से उसे परिभाषित किया गया है कि नहीं, कि किस स्टेज पे हम स्टॉक से निकलेंगे, या तो प्रॉफिट बुक करके, या वो स्टॉक हमारी दिशा के अपोजिट में काम कर रहा है तो हम कब तक उसमें रुकेंगे दोस्तों। तो एग्जिट स्ट्रैटेजी बहुत वेल डिफाइंड होनी चाहिए। हम ऐसा ना हो दोस्तों कि हम दर्शक बन के रह जाएं। आप हमेशा याद रखिए दोस्तों, जब आप दर्शक बन जाते हैं, चाहे आप टीवी के दर्शक हो और चाहे आप क्रिकेट मैच को स्टेडियम में देखने जाते हो, आप दर्शक हैं तो पैसा नहीं कमाते हैं दोस्तों। आप ये मान के चलिए, जो प्लेयर्स होता है वो पैसा कमाता है,
टीवी में सीरियल आप देखते हैं तो एकता कपूर पैसा कमाती है या उसका प्रोड्यूसर जो क्रिएटर है वो पैसा कमाता है। और आप दोस्तों पोर्टफोलियो में भी और क्रिकेट मैच को भी देखते हैं तो जो प्लेयर्स हैं वो पैसा कमाते हैं, स्पॉन्सर्स पैसा कमाते हैं, ना कि दोस्तों दर्शक पैसा कमाते हैं। उनके पैसे से ही तो दोस्तों ये सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो आपको दर्शक नहीं बनना है, आपको पार्टिसिपेंट बनना है, एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करने के बाद रेगुलर उसको रिव्यू करना है और रिव्यू रेगुलर करना है ताकि आप बैड पोर्टफोलियो जो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उस पैसे को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके और एक बेहतर अपॉर्चुनिटी जो मार्केट में नजर आ रही है तो उसमें आप एंटर कर सके उसी पैसे में से जो आपके पैसे डेड पड़े हुए हैं बैड परफॉर्मिंग स्टॉक में। तो यह रिव्यू करना अत्यंत आवश्यक है फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑफ कोर्स फ्रेंड, अगर आपका बैंकिंग सेक्टर का फॉर एग्जांपल आपने एक्सिस बैंक में इन्वेस्ट किया है और एक्सिस बैंक परफॉर्म तो कर रहा है लेकिन आपको लगता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है आने वाले समय में, तो ये एक प्रूडेंट डिसीजन होगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को रिजेक्ट करें, रिकंसीडर करें और अकॉर्डिंगली आप उसे रीबैलेंसिंग करते रहें। पोर्टफोलियो में चेंजेस करने की क्षमता आप में होनी चाहिए प्राइस चार्ट को एनालाइज करने के बाद। तो आपकी एग्जिट की स्ट्रैटेजी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। आपको कंटिन्यूअसली उसे मॉनिटर करना चाहिए कि कहीं स्टॉप लॉस तो ट्रिगर नहीं हुआ है और या फिर दोस्तों टारगेट आ गया है। अगर आपने ये तय किया है कि टारगेट पे हम 50% प्रॉफिट बुक करेंगे, आधी क्वांटिटी को बेच देंगे ताकि आपका एक्विजिशन प्राइस कंफर्टेबल हो जाए, रेस्ट 50% क्वांटिटी पे आप ट्रेंड को राइड करेंगे। स्ट्रैटेजी कई तरीके से बन सकती है, मैं ये सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपके कंसेप्ट में वो क्लैरिटी आ सके एंड आप वो समझ सके कि हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ना कि हम मूक दर्शक बन के रह जाएं अपने पोर्टफोलियो के प्रति। तो दोस्तों आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट सेक्टर्स इकोनॉमी के जो है वो क्या क्या है ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकें। अब दोस्तों मैं आपको ब्रीफली जल्दी से कवर करता हूं कि हमारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स इकोनॉमी के क्या हैं जिसमें हमें अपने पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफाइड लुक देना है ताकि दोस्तों सेक्टर रोटेशन जो इकोनॉमी में होता है उससे हमारा पोर्टफोलियो एक बैड तरीके से कहीं ना कहीं अफेक्टेड ना हो और हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। मैं मिटिगेट करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिस्क को मिनिमाइज कर सकें जब आप प्रॉपर सेक्टर एलोकेशन करते हैं दोस्तों। तो सेक्टर के इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर जो है इंपॉर्टेंट सेक्टर है, एक तो है दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। अगर इसे कंबाइन कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा मेजर चंक है और आपको ये कंसेप्चुअली समझना होगा कि कोई भी इकोनॉमी किसी भी मुल्क की, किसी भी देश की परफॉर्म नहीं कर सकती है बिना फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के सपोर्ट के। तो ये एक मेजर सेक्टर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में ये होगा दोस्तों। दूसरा दोस्तों ऑयल एंड गैस। अब ऑयल एंड गैस दोस्तों एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आने वाले समय में क्या चेंजेस आएंगे ये कहना मुश्किल है। फिलहाल दोस्तों ये एक मेजर सेक्टर है ऑयल एंड गैस। अब दोस्तों ऑटो सेक्टर अगर हम देखें, मैंने ऐसा क्यों बोला ऑयल एंड गैस में क्या परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी जिस पे काम हो रहा है, हम जानते हैं सोलर पावर पे काम हो रहा है, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक के ऊपर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सोचा जा रहा है। बहुत सारे व्हाइट पेपर्स इंडिकेट करते हैं दोस्तों कि 2030 के बाद या 2035 के बाद वर्ल्ड में पेट्रोल और डीजल ड्रिवन व्हीकल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी दुनिया भर में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसके कंजम्पशन पे फर्क पड़ेगा ऑयल एंड गैस सेक्टर पर। ऑटो एक अनदर मेजर सेक्टर है दोस्तों इकोनॉमी का। इसके अलावा आईटी है दोस्तों, हम सभी जानते हैं एक मेजर सेक्टर है। इसके अलावा एफएमसीजी, कंज्यूमर गुड्स। कितना भी क्राइसिस आ जाए दोस्तों, कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स जो है वो
खास करके जो फूड रिलेटेड आइटम है या स्टेपल फूड से रिलेटेड आइटम है, वैसे प्रोडक्ट्स हमेशा चलते रहेंगे क्योंकि मैनकाइंड के लिए वो जरूरी है। तो एफएमसीजी कंज्यूमर गुड्स एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। इसके अलावा दोस्तों फार्मा क्षेत्र जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब दोस्तों और सेक्टर को अगर हम देखें तो मेटल, ऑफ कोर्स मेटल भी इंपॉर्टेंट है, तो एक ये सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है। और दोस्तों इंफ्रा में हम बात करें तो इंफ्रा में कई स्टॉक्स है दोस्तों। इंफ्रा अगर एज ए ब्रॉडर सेक्टर सोचे तो इंफ्रा में एनर्जी आता है, जिसे हम पावर सेक्टर बोलते हैं, या सीमेंट्स है दोस्तों। जब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बूस्ट आएगा तो सीमेंट ओरिएंटेड स्टॉक्स है। टेलीकॉम रिलेटेड, टेलीकॉम भी जो है, या आज डेटा कंजम्पशन की बात हो रही है, इंटरनेट का जमाना है दोस्तों, तो टेलीकॉम सेक्टर एक सिग्निफिकेंट रोल अदा करेगा क्योंकि डेटा कंजम्पशन कंटिन्यूअसली बढ़ेंगे और अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर का ही ये एक पार्ट है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, तो ये सारे इंफ्रा में एक ओवरऑल हम कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मीडिया क्षेत्र है, ऑफ कोर्स बहुत सिग्निफिकेंट वो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, बट यस एक क्षेत्र है दोस्तों। आपको याद होगा रिसेंटली इस चैनल के ऊपर में हमने चर्चा की थी टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का, और उसने फिनोमिनल रिटर्न दिया है पिछले एक सप्ताह के अंदर में। तो दोस्तों कई बार इस तरह के एक स्टॉक मिलते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को एक बूस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हम उन पे फोकस रखते हैं। तो एक्चुअली हमारी वॉच लिस्ट कैसी बननी चाहिए, आगे आने वाले एपिसोड में हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि हमारी वॉच लिस्ट किस तरह से हमें तैयार करना है ताकि वॉच लिस्ट में 35-40 स्टॉक्स रहें, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पोर्टफोलियो डिजाइन करना है 10, 12, 15 स्टॉक्स का। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोली जाती है दोस्तों, जो एक्सपर्ट लोग बोलते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक से कम नहीं होने चाहिए। अगर उससे कम है तो कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड नहीं है, और 25 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर 25 से अधिक है तो वो कंट्रोल के बाहर है। अब आप देख लीजिए कि आप कितने स्टॉक्स को रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं और उस पे आप फोकस कर सकते हैं, वो इंडिविजुअल एबिलिटी पे है। मेरा मानना है 10-12 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो इनफ होता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड भी होगा, बिजनेस कंट्रोल में भी होगा, और दोस्तों हम सेक्टर रोटेशन की भी बात कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं एनएससी के इंडेक्सोग्राम की। दोस्तों निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उसमें क्या क्या सेक्टर कवर है और उन सेक्टर का वेटेज क्या है दोस्तों। और ये डेटा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये रिवाइज किया गया था 30 जून 2020 पर, और ये हमने सोर्स किया है दोस्तों एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्सोग्राम क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल चर्चा जहां हमने जीरो टू हीरो के एपिसोड में इंडेक्स के बारे में, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, उसे क्यों डिजाइन किया जाता है, उसके पर्पस क्या है, ये सब बारे में जब एक वीडियो बनाया था उसमें चर्चा की गई थी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों कि जीरो टू हीरो के एक एक एपिसोड को जीरो टू हीरो नंबर 1 से चालू करें और बार बार उसे देखें, कम से कम 3 बार देखना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों, ताकि कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए दोस्तों। अगर दोस्तों कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो बहुत सारे डिसीजन जो है वो गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट चैनल पे उपलब्ध है, वो हिंदी में भी है और इंग्लिश सेक्शन में जीरो टू हीरो इंग्लिश की भी है दोस्तों। तो आपको भाषा का चयन कीजिए और एक नंबर से देखना चालू कीजिए, एक बार पूरा देख जाइए, और तब तक दोस्तों मेरा अनुरोध है कि जब एक बार आप देखते हैं तो सेकंड बिना स्किप किए, बिना फॉरवर्ड किए देखना बहुत जरूरी है। हो सकता है जब आप स्किप कर रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उस दौरान एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो था, जो हमेशा आपको तकलीफ देने वाला है, वो आप मिस कर चुके हैं। तो दोस्तों चलिए इंडेक्सोग्राम के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो एनएससी का बेंचमार्क इंडेक्स है दोस्तों, और ये मार्केट को ब्रॉडली रिप्रेजेंट करता है क्योंकि सेक्टर के इकोनॉमी के क्षेत्र का वेटेज है इसमें। अब दोस्तों जानते हैं फाइनेंशियल सर्विस जो है वो उसका 34.38% वेटेज है। देखिए दोस्तों कितना सिग्निफिकेंट वेटेज है, ओवर 34% वेटेज है
फाइनेंशियल सर्विसेज का। इसमें दोस्तों बैंकिंग भी आ गए, नॉन बैंकिंग सेक्टर भी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के आ गए। अब दोस्तों इसमें इंडस्ट्री क्या क्या हो सकती है? बैंकिंग हो सकती है, असेट मैनेजमेंट कंपनीज हो सकती हैं, लोन देने वाली कंपनियां हो सकती हैं जिसे हम एनबीएफसी बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है। तो ये बड़ा सेक्टर है और इस सेक्टर का बहुत रेलेवेंस है। अगर देश की इकोनॉमी को परफॉर्म करना है तो इस सेक्टर का सपोर्ट अत्यंत आवश्यक है। तो ये कभी ऐसा नहीं होगा कि देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट है ऑयल एंड गैस। इसका वेटेज है 14.76, नियरली 15% का वेटेज है ऑयल एंड गैस का। फ्यूचर में इसमें कितना गिरावट आएगी और कौन से सेक्टर रिप्लेस करेंगे, क्योंकि बिजनेस का डायनेमिक्स चेंज होगा, नए नए सेक्टर्स आएंगे दोस्तों। एक जमाना था आईटी सेक्टर नाम का कोई चीज सेक्टर नहीं था दोस्तों। अब देखिए आईटी जो है उसका भी वेटेज 14.17 है। तो दोस्तों अगर ये आप देखें, और उसके बाद कंज्यूमर गुड्स 13.46%। तो अगर ये टॉप सेक्टर को देखें दोस्तों तो ये एक फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, ऑयल एंड गैस, आईटी एंड कंज्यूमर मिला के कितना परसेंट हो रहा है दोस्तों? 34, 14 या 42 एंड 36 एंड 40। तो दोस्तों 3/4 of the index is designed with only these 4 factors। तो दोस्तों हमारी जब वॉच लिस्ट हम तैयार करते हैं तो वॉच लिस्ट में ऐसा ना हो कि इन सब सेक्टर, इंपॉर्टेंट सेक्टर का मिक्स ना हो हमारी वॉच लिस्ट में। अगर मिक्स नहीं होगा तो कभी उसमें ब्रेकआउट होगा या वैल्यूम बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम उसे पोर्टफोलियो में शामिल नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों उसके बाद आता है ऑटोमोबाइल, जिसका वेटेज है 5.5%, टेलीकॉम 3.5%, फार्मा 3.03%, कंस्ट्रक्शन 2.66%, मेटल्स 2.58%, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स 2.3%, पावर सेक्टर 2.1%, सर्विसेज 0.6%, fertilizers and pesticides 0.54%, and media and entertainment around 0.36%। ये पर्पस आपको बताने का ये था कि हम वॉच लिस्ट को तैयार करते हैं तो इन मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर के स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में होने चाहिए। ये जरूर हो सकता है किसी में अगर उन्होंने मेटल क्षेत्र को अडॉप्ट किया है या बैंकिंग क्षेत्र को अडॉप्ट किया है तो किसी के इसमें एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई हो सकता है और किसी के दूसरे में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक एंड मे बी अनदर बैंक हो सकता है। बहुत सारे बैंक्स हैं, एसबीआई हो सकता है। तो ये दोस्तों हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये सेक्टर आपके वॉच लिस्ट में पूरे कवर होंगे, तभी पोर्टफोलियो में उन्हें जगह मिलने की संभावना होगी। क्योंकि पोर्टफोलियो एक दिन में तो डिजाइन होंगे नहीं, हर जगह पे कब वैल्यू जोन में हम उसे एनालाइज करके रख सकते हैं और अलर्ट सेट करके रख सकते हैं कि जब वो वैल्यू जोन में आए तो हमें अलर्ट मिले, ताकि हम डिटेल एनालिसिस करके उसमें एक स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर सकें कि हमारी एंट्री क्या होगी, स्टॉप लॉस क्या होगा, एग्जिट की स्ट्रैटेजी क्या होगी, चाहे प्रॉफिट में निकले और चाहे लॉस ट्रिगर हो जाए तो हम उसमें से एग्जिट कर जावें दोस्तों। तो चलिए अब समझते हैं कि इस इंडेक्सोग्राम के तहत निफ्टी में अलग अलग सेक्टर का तो वेटेज है। अब जानते हैं टॉप वेटेज वाले कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो निफ्टी का हिस्सा है दोस्तों, उसे भी जानना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों अब समझते हैं कि निफ्टी 50 का कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमने सेक्टर का वेटेज देख लिया। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक्स की कैपेसिटी में कौन से स्टॉक्स हैं जिनका मेजर वेटेज है निफ्टी 50 में। तो दोस्तों यहां पे आप देखिए रिलायंस का जो वेटेज है वो है 12.45%। ऑब्वियसली दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आधारित है हमारा निफ्टी 50। तो इसीलिए दोस्तों नेचुरली जिनका मार्केट कैप अधिक होगा उनका वेटेज, स्टॉक में अगर करेक्शन होगा तो वेटेज थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये प्रक्रिया तो कंटिन्यूअसली चलती रहती है और इसीलिए ये रेगुलरली एनएससी इन्हें पब्लिश करता रहता है दोस्तों। तो रिलायंस का वेटेज 30 जून को 2020 को जो था वो 12.45% है। एचडीएफसी बैंक का 10.65% है।
हाउसिंग HDFC का 6.99%, नियरली 7%, इंफोसिस लिमिटेड 6.2%, ICICI बैंक 5.2%, TCS 5.04%, कोटक महिंद्रा बैंक 4.6%, हिंदुस्तान यूनिलीवर 4.5%, ITC 3.92%, नियरली 4%, भारती एयरटेल 3%। तो ये आप देखिए, ये मेजर वेटेज है। तो इसीलिए तो कई बार देखते हैं दोस्तों कि इंडेक्स में मार्केट विड्थ इंडिकेट कर रही है कि 50 में से 32 स्टॉक्स ग्रीन में क्लोज हुए, लेकिन रिलायंस और HDFC अगर रेड में क्लोज हो गया तो दोस्तों पूरा डायनेमिक्स आपको समझ में आएगा कि निफ्टी हैज नॉट परफॉर्म्ड वेल, निफ्टी ने ठीक परफॉर्म नहीं किया है। और इन्हीं कारण से होता है क्योंकि वेटेज है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, जो निफ्टी के फाइनल आउटकम को हमें दर्शाता है डेली बेसिस पर, जिसे हम ट्रैक करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये था पर्पस हमारे आज के एपिसोड का, ताकि आपके बेस को हम तैयार कर सकें कि किस तरह से सेक्टर नोटेशन को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, ताकि आपका पोर्टफोलियो एक हेल्दी पोर्टफोलियो बन सके, जिसमें इकोनॉमी के सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो और प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के रिस्क मैनेजमेंट को कैसे करें, पोजीशन साइजिंग कैसे करें, ताकि रिस्क को हम मैनेज कर सकें, ना कि रिस्क को अवॉइड करने की पॉसिबिलिटी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, ये पोर्टफोलियो डिजाइन करने की दिशा में हमारी एक शुरुआत थी इस चैनल के ऊपर में, और दोस्तों इसके कई पार्ट्स अभी आएंगे दोस्तों, ताकि आप कंप्लीट प्रोसेस को समझ सकें। आज वो कंसेप्ट बिल्डिंग का वक्त था पहले पार्ट में, और जो हमने आज पूरा किया। दोस्तों, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा दोस्तों। जब आप लाइक करते हैं वीडियो को तो हमें मोटिवेशन मिलता है, जो हमारे एनर्जी का सोर्स है दोस्तों। एंड दोस्तों, आपके कमेंट्स का कमेंट सेक्शन में हमें इंतजार होगा कि आपको ये वीडियो कैसा पसंद आया और कितना पसंद आया, क्या आप में वैल्यू एडिशन हुआ अथवा नहीं हुआ, इन सब के बारे में आपके कमेंट्स का हमें इंतजार होगा। एंड दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इन ट्यूटोरियल सीरीज का लाभ पहुंच सके, और वो भी जीरो टू हीरो की श्रृंखला को देखकर आप घर बैठे सीख सके इस सब्जेक्ट को, और इस प्रोसेस में इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके और हमारे परिवार का एक हिस्सा बन सकें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों। So ये थे मिस्टर DK सिन्हा। Thanks a lot for sharing your knowledge on how to build portfolio, which is very important topic. Friends, we invite all market experts on our Seekho and Sikhao series for sharing your knowledge. If you feel you can share knowledge at this platform, please write to tickermarkets@gmail.com or WhatsApp at given number. Thanks for your valuable time. Keep watching Ticker TV.